विवेक जी, आपके सहयोगी ये बताइए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो देशभक्ति दिखाइए कम से कम। देखिए, बहुत ही हास्यप्रद विषय है ये। मतलब मुझे लगता है कि किरण रिजिजू के बयान पे अगर इतना गंभीरता से लोग सीरियस होने लगे। आपको पता है किरण रिजिजू जी तो कहीं पे भी मुझे लगता है बीजेपी की पूरी ऑरा में फिट ही नहीं बैठते हैं। ये वो हम्म, पहला ऐसा मुझे लगता है नेता है भाजपा का जिसने बीफ खाने की बाकायदा वकालत की थी खुलेआम। और हम्म, एंटी बीफ कैंपेन के सबसे बड़े जनक हैं कौन? हम्म, भाजपा के लोग। संघ और किरण रिजिजू को अगर आमने सामने बिठा दिया जाए तो मुझे लगता है मोहन भागवत की आत्मा किरण रिजिजू में दिखाई देगी। कभी कभी ऐसे बयान देते हैं वो। आज जिस तरह के उन्होंने ऐसे मतलब नॉन प्रोफेशनल मतलब इस तरह के बयानबाजी कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। मतलब क्या हास्यप्रद है। जिस व्यक्ति के परिवार ने इस देश के लिए अपने लोगों को खोया, इस देश को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए अपने लोगों को खोया, किरण रिजिजू आज मुंह में आया और उठा के बोल दिया। इससे हो सकता है उनके कुछ नंबर बढ़ जाए, एक दो और अच्छे मंत्रालय में प्रमोशन हो जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि नैतिक चरित्र का पतन जो होता है, भाजपा उस पर एकदम आगे निकल चुकी है। मतलब समझिए डेड पॉइंट पे खड़ी है वो। हम्म, आपको पता है आज एक खुलासा हुआ है। अब देखिए इनकी एजेंडे को ऐसे समझते हैं। हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों को देश से निकालने की मुहिम चलाने वाली सनातन संस्था को मोदी सरकार ने 63 लाख रुपए दिए। अब ये हम्म, पॉलिटिकल पार्टी के चंदे से दिए हैं कि जनता के टैक्स के पैसे से, ये नहीं पता। ओ भैया मोदी जाए तेल लेने, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। एफस्टाइन फाइल में मुझे ना घसीटो। अभी जो एक बात आई थी दोस्ती और यारी की, पीयूष गोयल का बयान है, एनबीटी ने इसको फ्लैश किया है। तो हम्म, सोचिए अब भाजपा के अंदर स्थिति ये है कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे हैं। और हम्म, एक डेटा, चूंकि किरण रिजिजू जी ने बात की उस पे ना कुछ चीजें सामने आनी बहुत जरूरी है। देखिए बात यह है कि मई 11 से 14 के बीच 3 साल में 705 आतंकवादी इस देश में घटी थी, आतंकवादी घटनाएं हुई थी। हम्म, 105 जवान शहीद हुए थे, 51 लोगों की जान गई थी, आम आदमियों की, जो सामान्य नागरिक होते हैं। मोदी सरकार बनने के 3 साल के अंदर ही 812 आतंकवादी घटनाएं होती हैं, 183 जवान शहीद होते हैं और 62 आम नागरिक मौत उनकी होती है। 850 करोड़ रुपए खर्च किए थे मनमोहन जी ने, और मोदी सरकार ने आते इस बजट को 1890 करोड़ करने के बाद भी इस उपलब्धि को हासिल किया। बीजेपी पीडीपी के शासन में 64% आतंकवादी घटनाएं घाटी में बढ़ी थी। सैफुल्लाह मोहम्मद फारूक खान, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हरकत उल मुजाहिदीन का जो पूर्व आतंकी था, उसको जम्मू निकाय चुनाव में भाजपा ने टिकट दिया। मतलब आतंकवाद का भी राजनीतिकरण करने में माहिर लोग हैं। उरी हमला 18 सितंबर, पठानकोट हमला 2 जनवरी, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई, अमरनाथ यात्रियों पे हमला, पुलवामा हमला, और इसके साथ पहलगाम का हमला, अभी आतंकवादियों का जो अभी कश्मीर में हुआ था। मतलब आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकी हैं। भाजपा के नेताओं की जबान लंबी हुई है। वास्तविकता ये है। राहुल हम्म, गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय लगभग 1,000 करोड़ रुपए भाजपा ने केवल और केवल उनकी छवि को डैमेज करने के लिए खर्च किया था। जो सूचना का बजट हमारा उत्तर प्रदेश का 100 करोड़ होता था समाजवादी पार्टी का, आज सरकार इतना बेहतर काम कर रही है कि वो 500 से 1,000 करोड़ के बीच में होता है। और 505 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान इस बार किया गया था 24 और 25 के अनुपूरक बजट में। तो अब आप सोचिए अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है तो ये बजट घटना चाहिए था कि बढ़ना चाहिए था। इस स्थिति से ही समझ में आता है कि ये सरकार और सरकार के लोग कितने अनिष्क्रिय हैं। और वो नहीं होते अपने यहाँ जैसे स्कूलों में होता है कि धक्का मार के प्रमोट करके हर क्लास में धक्का मार मार के आगे क्लास में भेजा जाता है। ये सरकार की स्थिति वो है। हर बार बजट बढ़ा बढ़ा करके ये सरकार बताने का प्रयास करती है हम तो बहुत सुशासन ले आए, हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी के गृह क्षेत्र गोरखपुर की ट्रेन में एक एनसीसी कैडेट का, जो बच्ची गई थी एग्जाम देने के लिए, उसका रेप टीटी ने कर दिया। बताइए, ये स्थिति है। और ये बैठ करके कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं देश को आतंकवादी देश के लिए आतंक है राहुल गांधी। वास्तविकता यह है कि भाजपा की मानसिकता, भाजपा की सोच, संघ की उनकी जो ढाल है, ये देश के लिए बहुत बड़ा आतंक है। अब यूजीसी को इस आतंक के माध्यम से समझिए कि जब शांति व्यवस्था कायम थी नेशनल एजुकेशन बिल को पास करने के लिए, ताकि यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, लोगों का ध्यान उस पर ना जाए, इसलिए उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए यूजीसी का एक बॉल फेंक दिया। यूजीसी की बॉल गिरती गिरती तब तक एप्स्टीन फाइल की बॉल गिर गई फुटबॉल बन करके। अब एप्स्टीन फाइल पे कुछ बात होती तब तक हरदीप सिंह का चूंकि नाम ले ही लिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन इसमें एक स्मार्टर प्लेयर है, देखिए मोदी जी।
लगातार शांत, लगातार शांत, क्योंकि मोदी जी जानते हैं मेरे मुंह से कुछ निकलना और मेरा इस विवाद में पूरी तरह से खुलकर फंसना। और इस बीच में आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं हिमांशु जी, सबसे बढ़िया प्लेयर जो मॉडर्न पॉलिटिक्स में अखिलेश जी उभर कर सामने आए। अखिलेश जी के आज के बयानों से, मुद्दों से, सवालों से ये सरकार जिस तरह भाग रही है, देखिए योगी जी ने अभी तक जितने बयान दिए उत्तर प्रदेश के सदन में इस बार, फिर वो हिंदू मुसलमान की धुरी के आसपास ही केंद्रित रहे। और उससे बड़ी बात, आज तो हमारे अतुल प्रसाद साहब ने भी एक बड़ा बढ़िया काम कर दिया। उन्होंने सीधे पूछ लिया योगी जी से कि आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अगर आपसे कोई सर्टिफिकेट मांग ले तो आप दिखा पाएंगे? जवाब नहीं था। बांग्लादेश के मुद्दे पे आपको याद होगा, यही योगी जी तन के खड़े हुए थे कि लाइए अविश्वास प्रस्ताव लाइए। जैसे ही माता प्रसाद जी खड़े हुए कि चलिए लाया जाए सदन में, तो बोले हाँ वो भी आएगा, वो भी आएगा, पैर कदम कदम पीछे होगा। एजेंडा ध्वस्त हो गया, नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। वास्तविकता यह है, इस देश के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, भाजपा के 2-3 ऐतिहासिक मुद्दे हैं जो भावनात्मक आधार पर भाजपा बार बार परोस रही है, खिचड़ी की तरह पका पका करके। एक कश्मीर घाटी में हिंदुओं का मुद्दा, आप देख लीजिए कितने हिंदुओं का पुनर्स्थापना हुई वहां पे। हिंदुओं का परिवार तो नहीं बसा, बल्कि घाटी छोड़ के और हिंदू परिवार 260 या 62 के आसपास विस्थापित हो गए। घाटी छोड़ दी उन्होंने, और बाकायदा इसलिए भी कि इस सरकार ने उन लोग को नौकरियों से भी निकाला, वहां पे बाकायदा हिंसाएं भड़की और घाटी छोड़ने के लिए फिर विवश हुए। तो ये कहना कि कश्मीर घाटी को हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, ये मोदी सरकार की एक उपलब्धि है। इसको इस चीज को डेटा को चेक कर लीजिएगा। मोदी सरकार की उपलब्धि है कि मोदी सरकार में अमित शाह के गृह मंत्री रहते, कश्मीर घाटी से पलायन हुआ, ये इतिहास में दर्ज हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अब ये वंदे मातरम का शगुफा लाए हैं। जब आपके संविधान में एक अनिवार्यता को नहीं दी गई है, उस अनिवार्यता को हटा करके केवल कि पूरा देश भावनात्मक आधार पर वंदे मातरम पे केंद्रित हो जाए। वंदे मातरम में आपका क्या योगदान था भाई? वंदे मातरम में भाजपा का, संघ का, इनकी मातृ संस्था का, जनसंघ का क्या योगदान था? जी, बंगाल में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, असम में लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये सब मुद्दे तो आएंगे ही। अच्छा, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, वास्तविकता ये है हिमांशु जी, एप्स्टीन फाइल में तो नाम बहुत बाद में आया। वास्तविकता में उनका नाम तो बहुत पहले उन्हीं के अपने बहुत प्रिय नेता, मुझे लगता है कपिल मिश्रा जी ने ले लिया था, जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। दिल्ली विधानसभा में जो चरित्र उन्होंने उजागर किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और उस पत्रकार को लेके जिसका नाम मानसी बताया जाता है, मुझे लगता है उसी समय देश को कम से कम, और विपक्ष से गलती यहाँ पे हुई, उसी समय पूरे देश के विपक्ष को एक महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए था सदन में प्रधानमंत्री के खिलाफ। उसका कारण ये था कि जो आरोप लगे थे, अगर उन आरोपों का भाजपा ने खंडन नहीं किया, तो आज आम आदमी पार्टी से निकल करके भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में स्थापित होना बीजेपी दिल्ली में, ये तो कपिल मिश्रा के लिए एक उपलब्धि हो गई। लेकिन उन एलिगेशंस का क्या हुआ, जिन एलिगेशंस को कपिल मिश्रा ने खुद उजागर किया था? उन्होंने सीडी होने की बात की, रिकॉर्डिंग की बात की, क्या घटनाएं घटी उसकी बात की। तो जब कैरेक्टर की बात आएगी, जब चरित्र की बात आएगी, और अब वो एप्स्टीन फाइल, क्या मिला मोदी जी के 800 करोड़ की विदेश यात्राओं से? टैरिफ। हम टैरिफ लेने गए थे क्या? इतनी बड़ी विदेश यात्राएं टैरिफ के लिए हो रही थी। और उसके बाद आज अभी तो कई पन्ने आने बाकी है। राहुल गांधी जी के सोर्सेज को देखिए पहले आप। राहुल गांधी जी ने अभी भी दावा कर दिया, अभी तो बहुत से पन्ने खुलने बाकी हैं उसमें भी। तो अगर बहुत सारा पन्ना खुलना बाकी है, और उसमें अगर मान लीजिए कुछ और ऐसे चरित्र सामने आए, या कुछ और ऐसी कलाबाजियां सामने आई, या कुछ और ऐसी स्टोरीज होंगी जिससे कि भारत असहज होगा, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति, क्योंकि कई देशों में इस्तीफे हो रहे हैं, और भारत ऐसा है कि मौन साध के बैठा हुआ है। अरे खंडन तो कर दो, कम से कम चर्चा में खंडन ही कर दो, विपक्ष साथ दे देगा। लेकिन खंडन करने के लिए प्रामाणिकता भी तो आपके पास होनी चाहिए। सरकार की स्थिति ये हो गई है, न सरकार उगलते बन रही है, न सरकार को निगलते बन रहा है। दिल्ली और दिल्ली से बैठ करके लखनऊ, लखनऊ से बैठ करके दिल्ली के दिवा स्वप्न देखे जा रहे हैं। रोज नए ताने बाने बुनाए बना रहे हैं। अभी महोबा का देख लीजिए, कुछ दिन पहले मंत्री को वहां पे बिठा लिया गया था, आज अब टंकी टेस्टिंग में लीक हो गई। अब योगी जी नहीं आकर के कहेंगे क्या कि नहीं महोबा की घटना योगी जी योगी जी अपनों को लेकर कुछ नहीं कहते हैं, वो तो एक अलग बात है। योगी जी सीधे दिल्ली को कहते हैं, वो बताते हैं ना दिल्ली में दम घोटू हवा है। तो वो अब जब दिल्ली को ही टारगेट कर रहे हैं, तो फिर अब क्या ही रह जाता है। उसका कारण है वो जान चुके हैं कि मुझे गोरखपुर की यात्रा करनी है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है। ये संदेश और संकेत साफ हो चुका है, क्योंकि योगी जी ने जो सनातन पे प्रहार किया है, अब योगी जी अपना मठ बचा ले। पहले अपनी जो एक छवि बना रखी है उन्होंने, उसी को पहले बना, क्योंकि देखिए बैलेंस करने के लिए दोनों डिप्टी सीएम है। नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम उसको मुख्यमंत्री बैलेंस जी ने कर रहे हैं, कहा, ये भी हम देख रहे हैं। जब ये घटना घटी तभी एक मुख्यमंत्री ने प्रणाम कर दिया था, और जब ये घटना घट गई और उसके बाद जब योगी जी लगातार प्रहार कर रहे हैं, तो एक डिप्टी सीएम ने कल बाहर चला दिया कि नहीं, ये घटना गलत हुई,
बटुकों को चोटी चोटी खींचने वाली, उन्होंने इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को संदेश दे दिया है। डिप्टी सीएम ने ये बात स्पष्ट कर दी है ब्राह्मण समाज को, क्योंकि ब्राह्मण समाज के अग्रज माने जाते हैं, और ठीक उन्होंने है। ये स्पष्ट कहा है कि चोटी खींचना मतलब ब्राह्मण समाज पे हमला है, और इसका पूरी भरपाई लेकिन विवेक जी अब देर से बयान दे रहे हैं, तब कहाँ थे लोग, ये भी पूछ रहे हैं। खैर चलिए, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी। हिमांशु भाई, अभी अभी एक खबर जैसे मेरी नजर पड़ी, एक ट्विटर पे ही देखा मैंने। अब एक नई खबर ये आ रही है कि युद्ध के दौरान विकलांग सैनिकों से भी टैक्स वसूलेगी मोदी सरकार। जो लोग अपनी युद्ध के समय में किसी अंग को गंवा देते थे, डिसेबिलिटी जिनको हो जाती थी, उन सैनिकों की तनख्वाह और पेंशन पे टैक्स नहीं लगता था। ये नेहरू जी ने मतलब कांग्रेस सरकार ने इसको व्यवस्था को देने का काम किया था। लेकिन अब मोदी सरकार डिसेबिलिटी पेंशन को भी टैक्स, इनकम टैक्स के दायरे में लाने जा रही है। इनका राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा से देश को समझना होगा, बचना होगा। ये वो छद्मवेशी कालनेमी लोग हैं जो मायावी रूप धारण करके आपको भावनात्मक शब्दों पे बरगलाते हैं, आपको राष्ट्रवाद कहेंगे, राष्ट्रवाद, जबकि इस राष्ट्र के इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं। जिन जिन मुद्दों पे भाजपा और संघ के लोगों का कोई योगदान नहीं। अब आज देखिए नया बयान दे दिया मोहन भागवत जी ने लखनऊ में, 3 बच्चे हिंदू पैदा करें, खुद के एक बच्चे नहीं है, खुद के एक बच्चे नहीं है। आधे से ज्यादा संघियों को देखिए तो उनके बच्चे नहीं है, ये शादी नहीं करते हैं। विवेक जी वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, बच्चे पैदा करेंगे वो। भैया एक जन सेवा में लगे थे, एब्सेंट फाइल में नाम आ गया। अब इन लोगों के नाम अगर उजागर होने लगे, न जाने कहां कहां इन्होंने सेवा करी होगी। अभी कुछ दिन पहले दक्षिण भारत में एक आईटी प्रोफेशनल ने सेवा के बारे में बताया था, उसके साथ क्या हुआ था संघ की शाखा में। तो मुझे लगता है कि इस देश को पहले तो ऐसे कालनेमियों से बचने की आवश्यकता है जो कि छद्मवेशी रूप धारण करके राष्ट्रवाद, आपको इस देश में फिर क्या नहीं हिंदुइज्म। विवेक जी, आप जो है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं अगर मैं आपदा में अवसर भी ढूंढ रहा हूं तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मेरे शब्द गलत है? मैं तो सवाल उठा रहा हूं ना। नहीं, जो बात तो लोग सही आज है, और हमारे भारतीय देश का जनता वो पार्टी वालों को जो है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का परिवार नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का परिवार नहीं। ये बात अलग है कि वो कई नहीं, वो रिश्तेदारियों में उनका जाते हैं, देश लेकिन देश कहने का परिवार मतलब है है, विदेश सामाजिक परिवार। योगदान क्या है? सामाजिक योगदान क्या है? आप सामाजिक योगदान आपका शून्य है, और आप देश को समझाने चले हैं कि समाज को कैसे बनाया जाता है। ये तो वही हालत हो गई जैसे मौरबी पुल गिरा था गुजरात में, और पुल को मेंटेनेंस कौन कर रहा था? घड़ी बनाने वाली कंपनी। आज तक उस पुल की घटना के बारे में कोई वृत्तांत हुआ नहीं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से अभी तक की जितनी घटनाएं हैं, एक दिन उस पर चर्चा की जाए। लोग भूलते बहुत जल्दी हमारे भारत में हैं, क्योंकि ठीक है। हमारे भारत में लोग भूलते हैं। और मोरबी की घटना के बारे में बात नहीं हो रही है, बात समझिएगा आप मेरी। जितने भगौड़े इस देश से भाग गए, ये आए थे कि काला धन हम देश विदेश से लेकर के आएंगे, फिर सदन में कहते हैं काले धन विदेशों में कितना काला धन जमा है हमें नहीं पता। अब अडानी जी के ऊपर एक और इटली में भी फाइल खुल गई कि यहां पे भी ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, एक और इंक्वायरी अब शुरू हो गई। अब मेरा ये कहना है, आप अलग अलग विदेश नीति आपकी ऐसी है कि आपके भारत के अच्छे उद्योगपति, सम्मानित उद्योगपति, भाई उद्योगपतियों को मैं राजनीति का शिकार नहीं देखना चाहता, लेकिन आपने अपनी नीतियों से ऐसे उद्योगपतियों की ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब आपका नाम या आपके नाम से जो जुड़ रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जा रही है। तो मुझे लगता है इस देश को पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि इन मायावी लोगों से बचिए। भाजपा की नीति और नियति देखिए, और एक भाजपा का इतिहास है, सभी को पता होना चाहिए। भाजपा जब जब सत्ता में आई है उसने केंद्रीय और राज्य की कर्मचारियों का हमेशा नुकसान किया है। इतिहास उठा के देख लीजिए आप। इस देश को आज पेंशन विहीन करने की योजना जो लाए थे, वो आज भी पेंशन के दायरे में ही बैठे हैं। देश को उस दिन भी वो देश को राष्ट्रवाद सिखा रहे थे, और आज अब उस समय उनको, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस राष्ट्रवाद से मैं अछूता हूं। स्वयं पुरानी पेंशन ले रहे थे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें देखिए, अखिलेश जी आज यही सवाल उठा रहे हैं, आज राहुल जी यही सवाल उठा रहे हैं, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अब आपकी मीडिया तक, जो बड़े संस्थान मीडिया चैनल्स हैं, उनके पत्रकारों को मैंने चर्चा करते सुना है उत्तर प्रदेश के गलियों में कि भैया अब हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, पैकेज वैकेज सब आता रहेगा, लेकिन समाज ही नहीं बचेगा तो हमारे परिवार के भविष्य का क्या होगा? भाई आप कब तक लाभ लोलुपता के माध्यम से संचालन करेंगे, क्योंकि उनको भी वो दिखाई दे रहा है। विवेक जी, अब जनता तय करेगी, चुनाव आने वाला है, अब जनता तय करेगी, लेकिन आप तो कह देंगे कि उसमें भी सेंधमारी हुई है, एसआईआर करवा दिया है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये बोलेंगे, और जीत जाएंगे तो नहीं बोलेंगे। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि एक दिन इनके पहले कार्यकाल से अभी तक की उपलब्धियों पे चर्चा रख लीजिए, ताकि एक बार जनता को याद आ जाए कि मोदी पुल तो एक घटना थी। अगली चर्चा मैं उसी पे करूंगा, आपने क्योंकि कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।